नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्रिकेट के मैदान में दोनों टीमों के लिए एक जैसी पिच होती है, दोनों को एक समान ओवर भी मिलते हैं और दोनों टीमों के लिए खेल के नियम भी एक जैसे ही होते हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब हारने वाली टीम यह कहने लग जाए कि यह मैच ही इंपॉर्टेंट नहीं था, यह छोटा मैच था। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का दिख रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष, कोई छोटा मोटा नेता नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि यह तो छोटे राज्यों का चुनाव था। सोचिए, 3 राज्य मिलाकर 179 सीट्स पर चुनाव हुआ। कांग्रेस 96 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 8 सीटें जीत के आई। नागालैंड में खाता तक नहीं खुला। लेकिन एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि मोदी की कब्र खोदना कांग्रेस को बहुत भारी पड़ गया है। और पूर्वोत्तर में मिली शानदार जीत के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर जबरदस्त जुबानी अटैक करते हुए कहा कि बेईमान कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन देश कहता है मत जा मोदी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई है। G20 के लिए भारत में आए दुनिया के तमाम दिग्गजों ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करी है। लेकिन जिस वक्त ये तमाम नेता मोदी की एक तरफ तारीफ कर रहे थे, ठीक उसी वक्त लंदन में की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खड़े होकर राहुल गांधी देश को और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का एजेंडा चला रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी जासूसी हो रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है भारत के अंदर, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पर भी सवाल करे। सवाल है कि देश में मेरी हार के चलते क्या विदेश में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है? आज इसी पर होगी जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ी बहस, मर जा मोदी बनाम मत जा मोदी। लेकिन कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेसी मेहनत नहीं करते। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की ये मुराद देश की जनता ने पूरी नहीं होने दी। मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं। जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि कुछ लोग उनके मरने की कामना करते हैं, लेकिन देश की जनता का इरादा कुछ और ही है। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। प्रधानमंत्री मोदी ने अल्पसंख्यक वर्ग को डराने वाले एजेंडे पर भी करारा प्रहार किया। साथियों, हमारे यहां बरसों तक माइनॉरिटीज को भी बीजेपी का डर दिखाया गया, देश विदेश में प्रोपेगेंडा चलाया गया। लेकिन अपप्रचार की इस झूठ की पोल गोवा के लोग खोलते रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इस झूठ की पोल खोलने में जुट गए हैं। We've got Muslims in India, we've got Christians in India, we've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सोच पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते ही हैं। इस बीच राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज के अपने भाषण में देश के लोकतंत्र को खतरा बताया। In my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb. सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में,
वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते। सवाल है कि अगर मोदी को हरा नहीं पा रहे तो क्या विदेश में देश की बुराई करेंगे? सवाल ये भी कि 2024 में विपक्षी एकता का क्या होगा, क्योंकि पीएम मोदी विपक्ष के बेमेल गठबंधनों की पोल भी खोल चुके हैं। तो आज जनता जनार्दन के बीच में इसी मुद्दे पर होगी बड़ी चर्चा। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता और सांसद। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अतुल लोंदे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता। आप दोनों का अभिनंदन है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, लोकप्रिय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संगीत रागी, जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। जोरदार तालियां नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं शादाब चौहान, नेता पीस पार्टी के, आपका भी अभिनंदन है। जोरदार तालियां तमाम मेहमानों के लिए और जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। लेकिन इस बड़ी चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं अतुल जी आपसे, और 50 सेकंड में आपको देता हूं शुरुआत के अंदर। टोटल थी 179 सीट्स, राउंड ऑफ कर रहे हैं 180 सीट, कांग्रेस की आई 8 सीट। लेकिन आपके अध्यक्ष कहते हैं छोटे राज्य थे, छोटे चुनाव थे, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप इन 3 राज्यों की नॉर्थ ईस्ट की जनता को माइनस करके चलते हैं। देखिए, ये रानी गैडुल्ली जो थी नागालैंड की, जिनका स्वाधीनता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था, उसे रानी का टाइटल जो है वो नेहरू जी ने दिया था। ये 565 रियासतें जो है वो जोड़ी गई थी, तो भारत एक है, इस तरह से इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। अब रही बात जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, तो मेघालय में 60 सीटें भाजपा ने भी लड़ी, 60 सीटें हमने भी लड़ी। क्या हश्र हुआ सबके सामने है, हमारी सीटें 5 तो भी आई है। जबकि एक्सोडस किया गया, हमारे 21 जो पिछले बार के एमएलए थे वो सारे के सारे लेकर गए। उसके बावजूद सारे नया पूरा संगठन खड़ा हुआ, नए लोग लड़ाए गए और हमारी 5 सीटें वहां भी आई है लेफ्ट के साथ मिलकर। सुनिए, मेघालय में मैं त्रिपुरा की बात कर रहा हूं। अभी मैं त्रिपुरा पे आया नहीं था। जी। त्रिपुरा में आए, हम लेफ्ट के साथ लड़े ना, उसमें क्या है, ओपनली है सब ये। तो त्रिपुरा में हमने 13 सीटें लड़ी है 60 में से, और उसमें से 5 चाहिए। अब देखिए, आप जो है देश का भी देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में जितने भी चुनाव हुए, एक चुनाव छोड़ के सारे चुनाव बीजेपी हार गई। नागपुर में 2 बार हारी, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी और टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर में हारी। जी। सुनो, और अभी कस्बा भी हारी है, जो 30 साल से कभी नहीं हारी थी। कोल्हापुर हारी, अंधेरी हारी, देगलूर हारी है, और ऐसे कई सीटें हैं जो एक साथ याद नहीं आती है, लेकिन ये सारी सीटें हारी है, तो इसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन 2017-18 में जितने भी चुनाव हुए, आप कह रहे हैं कि जो चार बाई इलेक्शन थे 4 सीट्स में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 180 सीटें नहीं, आप अपने मन से इंटरप्रिटेशन आप ही बोल रहे हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला जी, मैं कह रहा हूं, आपने बोला, आपके नेता ने बोला। अमित जी सुनिए, मैं जो यहाँ खड़ा हूं, मैं जो बोल रहा हूं सुन लीजिए पहले, फिर अपना इंटरप्रिटेशन कीजिए। मैंने कहा कि आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा चुनाव को। ये छोटे राज्य थे, आपके अध्यक्ष ने जो बोला, हाँ या ना? नहीं, आपको मैंने 1 मिनट दे दिया। मेरी बात सुनिए, छोटा राज्य थे, आपके अध्यक्ष ने बोला। क्लास ऑफ मैथमेटिक्स छोटे राज्य थे, हाँ या ना? बात सुनो जी, बात सुनो। 60 असेंबली की है। अभी इंटरप्रिटेशन कैसा होता है कि 44 सीटें थी बीजेपी की लास्ट टाइम, अभी 32-33 आ गई है। वोट शेयर भी कम हुआ है। वहां पर प्रज्योत देवबर्मन जो है, उन्होंने 20% वोट लिया, हमने 36% वोट लिया, 56% दोनों का है, 41% वो है। तो इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है। लेकिन जो राज्यों में अभी चुनाव होने हैं उसमें 2018 में हमने हराया था, लेकिन अलायंस में सीबीआई इनकम टैक्स ईडी थी। तो कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तो सवाल पूछा, वो छोटे राज्य थे, आप उस सवाल को टाल रहे हो। मैं दोबारा पूछूंगा आपसे सवाल। सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस ने बोला कब्र खुदेगी मोदी की, लेकिन कमल खिला पूर्वोत्तर के राज्यों में। लेकिन कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो कोई नहीं होता किसी पार्टी के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये छोटे राज्य थे। देखिए, जैसी जिसकी सोच होती है वैसी उसकी दृष्टि हो जाती है। तो इसलिए अगर उनको किसी चीज में छोटा नजर आ रहा है तो ये उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हम एक बात बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहते हैं, हाँ ठीक है, संख्या की दृष्टि से उन्हें छोटा राज्य कहा जा सकता है, परंतु वो दिल में कितना बड़ा स्थान रखते हैं इसका प्रमाण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का दौरा 50 से अधिक बार किया है। आज तक कोई प्रधानमंत्री उन राज्यों में जाकर इतना महत्व नहीं दिया है। परंतु मैं एक और बात कहना चाहता हूं, त्रिपुरा का चुनाव था केवल 5 साल पहले, 2018 की बात है ना,
जब वहां कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा शासन था कि किसी दूसरी पार्टी के लिए डंडा झंडा लगाना भी संभव नहीं होता था। त्रिपुरा में, परंतु त्रिपुरा में नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी। आज यह माना जाता था कि क्या भाजपा कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ पाएगी। 2018 का जब हम चुनाव लड़े थे, आज स्थिति क्या हो गई कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिल गए और यह सोचकर कि क्या हम भाजपा को रोक पाएंगे, और नहीं रोक पाए। आप सोचिए, इतना बड़ा बदलाव 5 साल में आ गया। और वो क्यों आया? क्योंकि ईमानदारी से उस क्षेत्र में काम किया। और जहां तक छोटे की बात है तो एक बिंदु कहना चाहूंगा, हिंदी के बड़े प्रख्यात कवि हुए हैं बिहारी जी, जिन्होंने अपनी ग्रंथ लिखा था सतसई। उसका एक दोहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। घाव करे गंभीर। अनुराग भदौरिया, घाव करे गंभीर। लेकिन लंदन में जाकर, नहीं अनुराग भदौरिया की बारी है, लंदन में जाके राहुल गांधी कह रहे हैं अल्पसंख्यक खतरे में है भारत के अंदर। देश में रह के आपके बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। एक बात बताइए, ये घाव करे गंभीर, आप मुझे बताइए कि देश के बारे में देश के बाहर जाके ये बोलना जायज है? देखिए, घाव गंभीर कैसे होते हैं? घाव गंभीर होते हैं लेकिन दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, हम अंदर ही अंदर रोते भी रहते हैं। मैं सुबह सुबह आज पेट्रोल पंप पे गया, मैंने सोचा बड़ी जश्न मनाया जा रहा है, पूर्वांचल जीत गए हैं, चारों तरफ फूल बारिश हो रही है, हम भी खुश हैं, भाई बीजेपी जीती है, जनता ने वोट दिया है। पेट्रोल पंप पे गए, भैया आज सस्ती मिल जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल वाले ने पैसा मांग लिया पूरा मुझसे। किस बात की खुशी मनाए बता दीजिए? फ्री में मिल जाए पेट्रोल? नहीं, मेरी फ्री में क्यों भाई, आप कम से कम सस्ता तो कीजिए। जो आपने हफ्ता तो नहीं मांगा ना पेट्रोल, मेरी बात आप सस्ता तो कीजिए। कम से कम ये तो बोल देते हैं कि भैया रोजगार भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी सस्ती होगी। सुन लीजिए मेरी बात, मैं अरे बोलने दीजिए, मैं नहीं बोला किसी के बीच में। कमाल है भाई इस देश में, आप सत्ता तो आपको जनता दे रही है, लेकिन आप जनता को क्या दे रहे हो? तकलीफ। आपको दर्द नहीं होता अंदर? मैंने जो सवाल पूछा अनुराग जी, वोट दे रही है जनता, आपको सत्ता दे रही है, बदले में आप दर्द दे रहे हो। सवाल पे भी कर लीजिए अनुराग भाई, तो होना चाहिए ना अनुराग जी, नजरे इनायत अब मेरे सवाल पे भी कर लीजिए। उस पे भी आ रहा हूं। जहां तक आप बर्क साहब की आपने बात बोली, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो आप ये बुलडोजर चलाते हैं, अरे अपराधी सरेआम गोली बारूद चला रहे हैं रोड पे, तो सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है उन पर। बोलने तो दो, सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है, तो बोलने तो दो ना। सरेआम बम चला रहे हैं, बम गोली चला रहे हैं, ऐसे गोली। और आपने देखा होगा पुलिस वालों को गोली मार दे रहे हैं, और गोली मारते समय देखा होगा आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोली मार दी, अपने चले जा रहे हैं टहलते हुए, माने जैसे कहीं घूम रहे हो। क्या है ये? उत्तर प्रदेश है क्या है भाई? उत्तर प्रदेश है। नाम बोलिए बम चलाने वाले का। मेरी बात सुनिए, नाम तो बोलिए। आप जो भी नाम सुन लीजिए मेरी बात। अभी नाम नहीं बोलेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में, आपने उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए बात करने दीजिए, टोकिए मत, जो नहीं एक बार टोकिए मत। आप अपराधियों को सजा दीजिए, अपराधियों को जेल में डालिए, लेकिन अपराधियों को सजा पहले दे दीजिए जिससे हमारे लोग मारे ना। ठीक है, नाम बोलिए। अच्छा, वो किसको कर रहे हैं? किस गवाह को मार रहे थे? मैं बताता हूं कि जिसकी बात कर रहे हैं, अतीक अहमद के गुर्गों ने मारा, और उसी अतीक अहमद के लोगों को मारा गया। अब बोलने तो दो यार, बोलने दो पूरा। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे देखो यार सेंटेंस, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, हिंदुस्तान में जो कानून सबके बराबर होता है। अगर आप गलती करोगे, सुनिए, आज गलती करोगे तो आपको कानून सजा देगी, लेकिन अगर आप पहले ही सजा दे दो, जो बदमाश हैं तो कम से कम निर्दोष तो नहीं मारे जाए। मुझे समझ पुलिस नहीं वाले आया की क्या गलती थी जो मारा गया? शफीकुर रहमान बर्क जिनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है उस पे नाराज हो रहे हैं, इसका मतलब? उन्होंने क्या बोला? बिल्कुल उन्होंने यही बोला। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने यही बोला, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने यही बोला, और उनको डिफेंड कर रहे हैं। माफियाओं पे चलाओ। देखिए, अब आपने बीजेपी पे बड़े गंभीर आरोप लगाए, अब आपने लगभग 3 मिनट बोला। सुधांशु जी, ऐसा है कि उनका दर्द पेट्रोल पंप पे जाने पे हम बहुत गहरा समझ सकते हैं, क्योंकि सपा शासन काल में सपा के लोग तो कभी पैसे नहीं देते थे पेट्रोल पंप पे, मुफ्त में भरवा लेते थे, और बहुत से तो ऐसे लोग थे हफ्ता भी ले लेते थे। तो इसलिए उनका दर्द समझा जा सकता है कि वो जब कहे कि हम गए और लगा भाजपा की सरकार है तो कितना दर्द हो रहा होगा। मगर मैंने नाम क्यों पूछा था जानते क्यों? शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, और संयोग से वो बमबाज का नाम है गुड्डू मुस्लिम। ये बोलने के तैयार नहीं है।
अब समझ में नहीं आ रहा शफीकुर रहमान आप वर्क देखो को धर्म खोजने लगे, उस गुड्डू आप मुस्लिम देखिए से, धर्म अरे भाई खोजने उसका लगे। नाम है, अरे माफिया सीट में उसका नाम गुड्डू चाहे मुस्लिम है। गुड्डू हो, चाहे मुन्नू हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे असलम हो, ये क्या चाहे तरीका अशरफ हो, है? अगर ये वो एक- बदमाश एक- है तो बदमाश देखिए है। अनुराग, आपने 3 मिनट बाद अपनी बात रखी। पहले अब तो सुधांशु नाम बोले, नहीं फिर ले शादाब पाए, साहब। अरे नाम और नहीं ले हिस्ट्री पाए, ये शीट क्या में जो बात नाम हुई? लिखा है वो बोलने पे वो क्या तड़पड़ाहट है कि नाम कैसे आ गया। अरे अगर अपराधी आतंकवादी के नाम में भी मुस्लिम आ गया तो जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी एक जमाने में, वैसे ही नाम नहीं लेना। अगर नाम आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ शफीकुर रहमान वर्क को उस गुड्डू मुस्लिम से क्या सहानुभूति है ये बता दें। ओके ठीक है, अब मैं शादाब चौहान का बता दो। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है, जो मैं विषय पर आता हूं दोबारा, जो प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरी कब्र खोदना चाहते हैं लेकिन देश में कमल खिल रहा है, और राहुल गांधी ने बोला कि यहां पर अब अकलियतों का रहना मुश्किल होता जा रहा है, इस देश के अंदर फांसीवाद हो रहा है। नहीं, ये तो कटु सत्य है, चाहे कहीं भी बोला जाए। और रही बात देश और विदेश में, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि पिछले जन्म में कहां पैदा हो गए, शर्म आती हो, ये भी कहीं बाहर ही बोला था, याद होगा आपको। लेकिन दूसरा विषय है कि जो बातें बोली गई, क्या यही बुक फेयर में बाइबल अगर किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैसे कैसे नारे लगे थे, सब भूल गए? क्या जुनैद को, नासिर को हत्या नहीं की गई? और जो पहलू खान और अखलाक की मर्डर किस नाम पे हुआ था? अखलाक के कातिलों का महिमा मंडन किया गया, उन पर बिल्डोजर नहीं चला। अजय मिश्र टेनी के घर पर बिल्डोजर नहीं चलता है। बिल्डोजर जब चलेगा जिसका पॉलिटिकल गेन होगा। अतीक अहमद पे इसलिए चलेगा क्योंकि बीजेपी कहेगी हमने ये कर दिया। अरे जब माफिया खत्म, 10 सेकंड दीजिए मुझे, जब माफिया राज खत्म हो चुका है तो ये रोज नए माफिया कहां से पैदा हो जाते हैं? मैंने जो सवाल पूछा, जो कब्र खोदने की बात थी और जो राहुल जी ने बोला, उस विषय पर आपका क्या कहना है? मैं 30 सेकंड और देता हूं आज के विषय के ऊपर। ये तो बहुत ही स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कमल खिलेगा। मैं तो कह रहा हूं जब तक कीचड़ रहेगी कमल खिलेगा, और हमारा लक्ष्य है कीचड़ हटाओ, कीचड़ हटाओ, स्वच्छता लाओ, और जब स्वच्छता आएगी तो भाजपा जाएगी, लेकिन संविधान करा जाएगा। आपने बोला कीचड़, जब तक कीचड़ रहेगा कमल खिलेगा। प्रोफेसर रागी, अब आपकी बारी है, अब नो विल इंटरवीन। प्रोफेसर रागी, देखिए, चूंकि भारतीय राजनीति में विपक्ष जो है वह कीचड़ बन चुका है, इसीलिए भाजपा का कमल खिल रहा है। तो दूसरी बात, देखिए, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री जो मेडिसन स्क्वायर पर या बाहर जाकर के जोलते, उसमें बहुत एक गुणात्मक अंतर है। कभी भी भारत के अंदर ये प्रधानमंत्री में नहीं जाकर के कहा कि हमारे यहाँ जातिवाद से ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। जानते हैं G20 देश की आज भारत अध्यक्षता कर रहा है, और ऐसे में भारत, नहीं, देख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ। पश्चिमी देश ह्यूमन राइट्स मामले को लेकर के और माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के बहुत सेंसिटिव होते हैं, और नरेंद्र मोदी जानबूझ करके इस प्रचार को हवा देने के लिए ही कैम्ब्रिज के अंदर जो वामपंथी इस्लामिस्ट तत्व है वो जानबूझ करके इसको हवा देने के लिए जाकर के कैम्ब्रिज में आयोजन किया गया, और राहुल गांधी वही बात बोलते हैं। राहुल गांधी के लिए लोगों ने सोशल मीडिया पर एक चलाया, पप्पू हैं, पप्पू हैं, ये सोशल मीडिया ने चलाया, ये चिपक गया उन पर, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने बहुत सारी चीजें चलाई, फेंकू हैं, लेकिन जनता उस चीज को, परसेप्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या बोलते हैं। जनता क्रेडिबिलिटी आपकी तय करती है। प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी कोई 9 साल रह करके प्रधानमंत्री देखिए, 10 सेकंड में अपनी बात और खत्म कर दिया इन्होंने। 10 सेकंड में अपनी और बात कर रहा हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे खिलाफ पेगासस लगाया। अरे राहुल गांधी के खिलाफ पेगासस लगा करके अपना सॉफ्टवेयर का पैसा कौन बर्बाद करेगा? वो तो रोज ही ऐसे बोलते रहते हैं। मैं अतुल जी आपके पास आता हूं, एक ये इंपॉर्टेंट विषय है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए? ये मैं नहीं बोला, राशिद अलवी आपके वरिष्ठ नेता है, वो कहते हैं कि हमारे कांग्रेसी जो है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी आज के दौर में है, वो मेहनत नहीं करना चाहती। ये आपके नेता ही कह रहे हैं। What do you have to say to him? ये हफ्ते की बात कर रहे थे, लेकिन आज ही इनका एक एमएलए का बेटा और एमएलए दोनों पकड़े गए, जिसके घर में 6 करोड़ का कैश और 40 लाख रुपए की जो रिश्वत लेते पकड़े गए, जो प्रसिद्ध हो गई कर्नाटका की सरकार पूरी 40% के कमीशन से जो कॉन्ट्रैक्टर से लेती है, आज यानी सबूत के साथ जो है सामने आ गई। अभी आपने बात की, जो इंसान 4000 किलोमीटर लोगों की नफरत मिटाने के लिए चल के गया, उसके बारे में आप जितना कर लो उतना कम है। उन्होंने क्या कहा कि सेकंड क्लास सिटीजन, मैं बताता हूं, मैं नागपुर से आता हूं। सेकंड क्लास सिटीजन पता है आपको क्या है? ये 90 साल से पहले रखी गई नींव है। ये गोलवलकर गुरुजी ने लिखी किताब है, उसमें कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ रह सकते हो,
लेकिन तुम्हें हमारे सेकंड आपको लगता है कि भारत के अंदर जो अक़लियतें रह रही हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन है, जो राहुल जी ने बोला? एक मिनट, डू यू एग्री टू इट? नहीं, सुनो एक मिनट, मुझे बताइए, शादाब चौहान आपके बराबर में खड़े हुए हैं, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुधांशु जी की बात पूरी होगी। नहीं, आपकी बात भी पूरी होगी। सवाल है सर, बात सुनो, सवाल का जवाब दीजिए। बात सुनो, क्या आपको लगता है कि इस देश का मुस्लिम और ईसाई सेकंड ग्रेड सिटीजन है, हाँ या ना? सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है। कैसे कर रही है? तो देखो, हाँ बताइए, अभी बताइए, जब बाकी भारत में जब बात आती है तो बीफ है, बीफ को लेकर राजनीति की जाती है, लोगों को मारा जाता है। एक मिनट, आप चाहते हैं भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर बीफ बिके? नहीं बिके, तो फिर लेकिन फिर मेघालय में क्यों बिके? मेघालय में जाके स्टॉल लगाते हैं ये लोग। इनका एक कैंडिडेट है बराट बरनार, उसने वेश्यालय चलाया, उसने जिलिटियन, मेरे को बताइए, भारत में मुसलमान और ईसाई सेकंड ग्रेड सिटीजन है जो राहुल जी ने बोला? नहीं, आप मुझे उसका रीजन बताइए, मैं आपको कारण बताइए, मैं आपसे एग्जांपल पूछने को तैयार हूं। आपको बता रहा हूं, ये बुलडोजर से लेकर ये लोगों को जिस तरह से मारा काटा जा रहा है, इन एग्जांपल देने दीजिए। मैं भी जानूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस देश की अक़लियतें कैसे कमजोर हुई हैं और इस देश की अक़लियतों को सेकंड ग्रेड सिटीजन है, क्योंकि मेरे पास भी कई सारे एग्जांपल हैं जो मैं इनकी बात सुन लूं फिर मैं बताऊंगा। बताइए, आप प्रूव करिए कि भारत में मुस्लिम और ईसाई सेकंड ग्रेड सिटीजन है। प्रूव इट टुनाइट। अभी बताइए, आप बताइए सर, आपका टाइम है। हाँ, तो सुनिए ना। हाँ बोलिए, इतना आप बोलिए। कितने भाजपा ने मुस्लिमों को टिकट दिया? कितने भाजपा ने मुसलमानों को? सुनियो, यही रहता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं देना डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा। एक मिनट, एक टिकट नहीं देते ये आज एक भी मुसलमान जो है इनके पार्टी में। आपने बोला मुसलमानों को टिकट ना देना, मुसलमानों को टिकट ना देना, मुसलमानों को सुनो। नेक्स्ट पॉइंट सर। फिर जो मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, ये सारा पॉलिटिक्स का खेल होता है। जैसा इन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति, जो गुनहगार है, चाहे वो अतुल हो या अनुराग हो या शादाब हो, गुनहगार होता है, उसमें भी आप धर्म ढूंढते हो। इस देश के प्रधानमंत्री कपड़े से पहचान लेते लोगों को, कपड़े से पहचान लेते इस देश के प्रधानमंत्री। और सुनो, नहीं, बात सुनो, आपने ये एग्जांपल दिया, 3 एग्जांपल दिए, आपने बात सुन रहे, अब बात नहीं सुनेंगे, जवाब दो। गोलवालकर की किताब है पंजाब अभी नहीं है, पहले क्या हुई है, उसके बाद कांग्रेस का शासन मिला है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूं, इस देश के 2 केंद्रीय मंत्री हैं। किरण रिजिजू कौन से समुदाय से आते हैं? स्मृति जुबिन ईरानी किस समुदाय से आती है? क्या सिर्फ एक समुदाय की बात होगी? पॉइंट ये है। और आप बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय है कि नहीं है? वहां पर अगर बीजेपी जीत के आ रही है तो अल्पसंख्यक क्या वहां के समझते नहीं है? गोवा में अगर बीजेपी जीत के आ रही है तो अल्पसंख्यक वहां के समझते नहीं है? सिर्फ अगर इस देश में एक पार्टी चुनाव हार जाएगी, कांग्रेस चुनाव हार जाएगी, तो अक़लियतों को नुकसान हो जाएगा। ये नैरेटिव ब्रिटिश नैरेटिव है, ये नैरेटिव देश का नैरेटिव नहीं है। आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार होंगे पब्लिक के सवाल। मुसलमानों के मौलवियों का सैलरी पंडितों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड मंदिरों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए शरिया हिंदुओं के लिए ठेंगा। ताबड़तोड़ 50। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटरों और दूसरे आरोपियों पर बढ़ाई जाएगी इनाम की राशि। पुलिस कमिश्नर ने सभी शूटरों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है। एक दिन पहले भी अतीक के करीबी का घर गिराया गया था, जहां उसकी पत्नी के रहने की खबर मिली थी। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी सदाकत खान की समाजवादी पार्टी के नेता के साथ फोटो सामने आई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बारामूला में बारिश अहमद की संपत्ति अटैच की गई है। बासित सोपोर में पुलिस पोस्ट पर हुए आतंकी हमले में योजना में शामिल था। जम्मू कश्मीर के सांबा में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सीआरपीएफ, पुलिस और एसओजी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के 14 ठिकानों पर ईडी का बड़ा एक्शन। झारखंड खनन मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के मंत्री पेनी वॉग की द्विपक्षीय बैठक हुई है। कई मुद्दों पर इसमें सहमति बनी। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई।
क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में अहम बैठक हुई है। मीटिंग में चीन को भी सीधा संदेश दिया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी भी एक तरफा बदलाव का विरोध किया गया। आतंकवाद पर क्वाड वर्किंग ग्रुप का भी गठन। यूक्रेन युद्ध के बाद अब पहली बार मिले अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, रूस अपनी गैर जिम्मेदाराना फैसलों को वापस ले। उत्तराखंड के रामगढ़ में पतरादू लेक के विदेशी डेलीगेट्स के लिए से तैयार किया गया G20 समिट के लिए आए विदेशी डेलीगेट्स को पतरादू लेक और की सैर कराई जाएगी। कर्नाटक के बीदर में गृह मंत्री अमित शाह ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया है। विपक्ष पर निशाना साधा है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय की तीनों जगहों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने के लिए तंज भी कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। पीएम ने कहा, भारत में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। कहा, पेगासस के जरिए उनकी जासूसी हुई है। बीजेपी ने कहा, विदेश में झूठ फैला रहे हैं राहुल गांधी। दिल्ली में बीजेपी का जनजागरण अभियान। लक्ष्मी नगर चौक पर एकजुट हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। शराब घोटाले पर सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। नॉर्थ ईस्ट में जीत के बाद पटना में बीजेपी का जश्न देखने को मिला। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों और नेताओं ने चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया। राज्यपाल और सीएम मान में चल रही खींचतान के बीच में बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र के धमाकेदार रहने के आसार हैं। 2 चरणों में आयोजित होगा पंजाब का बजट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की शुरुआत हो गई है। 2 दिन तक चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग वाली राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ गई है। गाजियाबाद में पुलिस ने इरफान सोलंकी की संपत्ति जब्त कर ली। दिल्ली की जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी लिखकर के केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल को सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया। थरस कांड मामले में अब 3 आरोपी जेल से रिहा हुए हैं। कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। नवी मुंबई में बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पनवेल स्टेशन के सीसीटीवी वीडियो में सोती हुई बच्ची को लेकर जाता दिखा था आरोपी। राजस्थान के उदयपुर में निलंबित अधिकारी दिव्या मित्तल की रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाए। भ्रष्टाचार के आरोप में दिव्या मित्तल को 16 जनवरी को निलंबित किया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। मिट्टी में दबी मिली अवैध शराब की खेप। शराब की कीमत तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए बताई गई। नालंदा मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर संदिग्ध हालत में लापता मिले हैं और पटना में गांधी सेतु के पास कार मिली है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। डॉक्टर की तलाश में टीम गठित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध शराब का प्रशासन की ओर से छापेमारी उस पर लगातार जारी है। 110 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार के बगहा में शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया गया है। उत्पादन विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। दिल्ली में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी आईडी के जरिए खिलाड़ियों और अभिनेताओं के क्रेडिट कार्ड से बैंक से 90 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ रेत माफियाओं के खनन विभाग की टीम ने उस पर कार्रवाई की है। 2 सैफ जवानों को मारपीट भी किया गया था, घायल किया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में रेलवे यार्ड में खड़े रेल में एक डिब्बे में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई है और काफी दूर तक आग की लपटें दिखी गई है। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इस आग पर काबू पाया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर जमीन खिसकने से अफरा तफरी मच गई है। जान बचाकर मौके से भागते नजर आए कई मजदूर।
प्रदेश की मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश घायल हो गया है। बदमाशों के पास से लूट का ट्रैक्टर और अवैध असला भी बरामद किया गया। हरियाणा के अंबाला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 8 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यात्रियों से भरी हुई बस ट्रॉलर से टक्कर हो गई थी। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बस और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर हुई है। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस कर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिसकर्मी ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं और आरोपी को अब फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया में चोरों ने एक जज के घर में चोरी कर ली और इतना ही नहीं, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी घटना रिकॉर्ड भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली की धूम देखने को मिल रही है। राधारमण मंदिर में यहां पर सांसद हेमा मालिनी पहुंची और आशीर्वाद लिया। लोगों के साथ होली खेलती नजर आई सांसद हेमा मालिनी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली की धूम है। वृंदावन परिक्रमा के लिए भी बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। पुष्प वर्षा इन पर की गई है और अधिकारियों ने भी यहां साथ मिलकर होली खेली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होली की शुरुआत हो गई है। मंदिर में सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल देखने को मिली। साधु संतों के साथ मुस्लिम भाइयों ने भी होली खेली। चीन के हांगकांग में 42 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में फंसे 130 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रीस के लॉयसा शहर में 2 ट्रेनों के बीच में टक्कर हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ट्रैक से ट्रेन के मलबे को हटा लिया गया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बर्फीला तूफान आया। भारी तबाही इससे मची है। 7 फीट तक ऊंचा पहाड़ इसकी वजह से बन गया है। उत्तर कोरिया के बढ़ते मिसाइल परीक्षण के बाद अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया अलर्ट हो गए हैं। दोनों देश एक साथ अब मिलिट्री डील करने वाले हैं। ईरान के तेहरान में लड़कियों के 10 स्कूलों पर जहरीली गैस से हमला किया गया है। दम घुटने की वजह से लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल में अब लड़कियों को भर्ती करवाया गया है। सूडान की राजधानी खर्तूम में सरकार के खिलाफ लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर भी अब हमला देखने को मिल रहा है। मिसाइल अटैक की वजह से 4 लोगों की मौत की खबर है। वीडियो में तबाही का मंजर नजर आया। रूस की सेना ने हमला करके यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम, प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। काफी लंबी बात हो गई। देखिए समस्या क्या है, अब आप लोगों को बहुत साफ समझ में आ गया कि वायरस कोई राहुल गांधी जी के फोन में नहीं है, कांग्रेसियों के दिमाग में है। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सुपर क्लास सिटीजन था। शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है कि नहीं, बोलो। सुनिए, मुसलमानों को 4 बीबी, हिंदुओं को 1, मुसलमानों के मौलवियों को सैलरी, पंडितों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड, मंदिरों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए शरिया, हिंदुओं के लिए ठेंगा, और इतना ही नहीं, मुसलमानों को पहला हक, हिंदुओं को ठेंगा। और ये बात एक सेकंड और डॉक्टर ये बात किसने बोली थी व्यूअर्स? एक सेकंड सवाल लूंगा मैं, सवाल लूंगा। सुनिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला, नेता ने बोला कि मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था। मैंने 16 हिंदू मरवा दिए गोली चलवा। 40 भी मर जाते तो गम नहीं। जिस पार्टी ने ऐसी कोई पार्टी नहीं है। अभी सुनिए ना, आप बात करते मैं बुलाया नहीं, आप बात करते मैं बुलाया नहीं। हाँ पता है ना, माल्या वाला सब ललित मोदी वगैरह सब पे कार्रवाई हुई, पता है नीरव मोदी पे कार्रवाई हुई। नीरव मोदी प्रधानमंत्री के साथ जाता है और परिवार के साथ भाग जाता है देश को लूट के, और सारे लूट के गए, और हमारे यहाँ सबको सजा हुई। और 2G का जब केस सुनो बोलो एक केस बताओ। नहीं हुआ ना नीरव मोदी को, नीरव मोदी पे नीरव मोदी तो भागे ना आपके साथ, प्रधानमंत्री के साथ भागा ना। कोई लेटर नहीं, सब हमारे नीरव मोदी प्रधानमंत्री के साथ डावोस में गया, वहीं से फैमिली के साथ भाग गया। अभी एक बात प्रधानमंत्री के साथ भागा नीरव मोदी, ये दिस इज डिमीनिंग, दिस इज नॉट डिमीनिंग। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेशन, he was with Narendra Modi, प्रधानमंत्री के साथ भागा। Modi was the prime minister and he did not come back and he went to England. Everybody has seen it.
एक सेकंड, आप उसकी बात का जवाब। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से लेके सबको नकार दिया कि वो बीजेपी के नहीं थे। जनता पार्टी पूरे देश को मालूम है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये पार्टी वाम दलों से लेकर जेडीयू से लेकर आरजेडी से लेकर सारे पार्टियों के साथ बैठी हो, यहां तक कि पीडीपी के साथ बैठ के जब स्वेरिंग इन हो रहा था मुफ्ती मोहम्मद सईद जी का कश्मीर में, तब उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था और वहां मोदी जी बैठे थे देश के प्रधानमंत्री। तब सवाल नहीं पूछना हुआ मीडिया को कि देश की बेइज्जती हो रही है। अमित शाह से सवाल पूछा था, मैं नहीं पूछा था। देखिए मैं नहीं पूछा था सवाल, एक बार नहीं 3 बार पूछा था। एक सेकंड, आपने क्योंकि मीडिया की बात करी, मैंने ही अमित शाह से सवाल पूछा था और 3 बार सवाल पूछा था। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, लेफ्ट के साथ आप केरल में लड़ते हैं और यहां समझौता करते हैं और समझौता करने के बाद भी त्रिपुरा में पिट जाते हैं, जवाब दीजिए इस बात। ऐसा है कि एक आध इलेक्शन हार गए, आप पिट गए। क्यों? राजस्थान में नहीं पिटे, छत्तीसगढ़ में बुरी तरह नहीं पिटे, मध्य प्रदेश में नहीं। सुनिए, उस बच्चे का एक सवाल था, दोबारा चुनाव आ रहे हैं। बच्चे का एक सवाल था, इनके अलायंस में कोई बचा नहीं है अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, कौन बचा है? सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी, ये बचे हुए हैं 5 राज्यों में। पिछले 3 महीने में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड की बात हुई तो प्रोफेसर रागी रिपोर्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। पिछले 3 महीने में 5 राज्यों में चुनाव हुआ और लगभग 5 राज्य बड़े राज्य थे, जिन 5 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं और अगर हम और शामिल कर रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब भी आ जाता है, गोवा भी आ जाता है। अगर पिछले 1.25 साल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कितने राज्यों में चुनाव जीती है? और ये कह रहे हैं कि एक राज्य में अगर कोई चुनाव जीत लेता है तो वो सही होता है। राष्ट्रीय दल भी कहते हैं कांग्रेसी मेहनत नहीं करते, ये राष्ट्रीय दल भी कहते हैं ये कोई बीजेपी का व्यक्ति नहीं कह रहा। मैं सीधा रुख करता हूं, ये ऐसा एक सेकेंड, ये क्या है कांग्रेस? आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्या कांग्रेस रियलाइज नहीं कर रही उसकी जमीन खिसक चुकी है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत इजीली बोल दिया छोटे राज्य। पॉलिटिकल एनालिस्ट है? नहीं, देखिए अमित जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, देखिए अमित जी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस रियलाइज नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस को पता ही नहीं लग रहा है कि हम करें तो क्या करें। कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्रयोग करने के लिए, कोई ऐसी जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना। एक मिनट, हिमाचल में मैं बता रहा हूं, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को 34,000 कम वोट मिला पूरे टोटल में। पिछले साल कितना ज्यादा मिला? सुन लीजिए एक मिनट, इसके पहले कितना मिला था ज्यादा? लेकिन हमने आपके बीच में नहीं बोला था, बोल लीजिए। तो आप इस पे आप उस पर बहुत ज्यादा गौरवान्वित मत होइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको नया विमर्श खड़ा करना पड़ेगा, नए नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा। शदाब जी, विपक्ष क्यों मोदी की कब्र खोदना चाहता है? कांग्रेस ने नारे लगाए मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता ने कब्र खिला दिया। राजनीति में कब्र खोदने जैसी भाषा बहुत से लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, मिट्टी में मिला दूंगा, ये कर दूंगा, तो दोनों तरफ से है। मैं किसी भी असभ्य भाषा का समर्थन नहीं करता, लेकिन किसी ने कहा था जर्सी गाय, याद होना चाहिए। मिट्टी में मिला दूंगा, कौन सी गर्लफ्रेंड कहा था? 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्या बोला था? ये बातें हुई हैं, दोनों तरफ से हुई है। मैं दोनों का खंडन करता हूं, पूरा पढ़ना चाहिए आपको। दूसरी चीज ये है कि कीचड़ के रिगार्डिंग में बोल रहा हूं कि कीचड़ को समाप्त करने के लिए, जो सियासी कीचड़ है, जो लोकतंत्र की दुश्मन है, जो जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करती है, विधायकों को खरीदने का इस्तेमाल करती है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, उनको डराने का काम करती है, दलितों को डराने का काम करती है, ऐसी कीचड़ को समाप्त करने के लिए मैं कांग्रेस से कहूंगा जब तक अनुराग और शादाब नहीं रहेंगे उस कीचड़ को आप समाप्त नहीं कर सकते। मिलकर के कीचड़ को समाप्त करना पड़ेगा। मतलब सब एक साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे, तो कहानी वही आ रही है। यानी मोदी वर्सेस ऑल, मोदी को निपटाना है, सबको साथ आना है। सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब। अब ये लड़ाई सामने है, ये जैसा 2019 में हुआ वैसा ही हो रहा है। मैंने बोला ही नहीं तो मुझे मेरा जवाब कहां मिलेगा? उन्होंने तो बोला ना, अभी आप मोदी को निपटाने के लिए। जवाब मेरा मिल रहा है। इन्होंने गुजरात चुनाव में कहा कि मोदी जी को औकात दिखा देंगे, औकात जनता ने दिखा दी। इस चुनाव में कहा कब्र खोदने को, तो किस हालत में पहुंच गया। मगर एक बात मैं मानूंगा, मोदी जी के प्रति कितनी भी घृणा बढ़ी हो इनके मन में, कितना वैमनस्य हो, गाली बक रहे हो, मगर अपने वोट को पूरा ध्यान रखते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा मोदी जी भस्म हो जाएंगे, ये नहीं कहा मोदी जी का नाश होगा, कहा मोदी जी की कब्र खुदेगी। यानी अपने वोट का पूरा ध्यान रखते हैं गाली बकने में भी। अन्यथा भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो है किसी को कहा जाता है या भस्म हो जाएगा, कभी नहीं कहा जाता कब्र खुदेगी। इनका नजरिया देखो क्या है, बराबर लेके आए, कपड़े पहचानेंगे, शमशान घाट करेंगे, जो दूसरे गड्ढा खोदता है, यही बात है, उसी में यही बात। ओके, उन्होंने कहावत बोली जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है, लेकिन आपने कब्र खोदी, मोदी के लिए गिर गए खुद। ऐसा है कि जो गड्ढा बीजेपी देश की जनता के लिए महंगाई और बेरोजगारी खोद रहे ना, 2024 में उसी गड्ढे में बीजेपी जाने वाली है, क्योंकि तकलीफ जनता को जो है देकर कोई खुश नहीं हुआ है। और एक बात,
हर बात के लिए जब हम बात करते हैं, रुको ना, वो अच्छा ब्रिटेन के जो बर्तानियों लोगों के जो एजेंट थे उनसे मैं क्या बात करूं? अरे भाई कैम्ब्रिज में जाके आप बोल रहे हैं वो तो आज के तारीख में इज्जत है मेरी, मुद्दे पे बात करो, महंगाई और बेरोजगारी, बीजेपी के विकास की दर महंगाई, बोलिए इंग्लैंड में कितनी है विकास की दर महंगाई, बोलिए इटली में कितनी है विकास की दर महंगाई, पूरे पाकिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, जहां से ज्ञान दिया वहां बोलो। अच्छा एक सेकंड, अच्छा आप एक सेकंड, इटली आपने बात बोली। देखिए, आप मोदी जी की बात ना मानिए। इटली की प्राइम मिनिस्टर आई और उसने बोला कि मोदी की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो इतनी अच्छी है और हम सबको बहुत अच्छा लगता है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके। ही इज वन ऑफ द पावरफुल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड और उनको वो ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप मोदी की बात ना मानिए, इटालियन पीएम की बात तो मानते ही होंगे। एक बात आप बराक ओबामा जी मानेंगे? एक बराक ओबामा जी की बात मानेंगे? जो प्रॉमिस लैंड में 2011 में G20 की बैठक चल रही थी, पूरा दुनिया रिसेशन के अंदर था। उन्होंने कहा, बराक ओबामा जी ने मनमोहन सिंह साहब के लिए कहा था, वेन स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। वो जब कहते हैं दुनिया सुनती है। क्यों नहीं मानेंगे? मैं बराक ओबामा की सारी बातें मानता हूं। तो हमने बराक ओबामा को चुन के इटली के लिए दिया था। बराक ओबामा को वोट करें। बराक ओबामा ने जो राहुल जी ने के लिए बोला है वो आप मानते हैं? हाँ ना, एक सेकंड, बराक ओबामा ने जो राहुल जी के लिए बोला वो आप मानते हैं? एक मिनट अमित जी, राहुल जी के बारे में उन्होंने बोला था कि वो अपने आप को कॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन उतने हैं नहीं। देखिए, अभी बराक ओबामा जी ने कहा था कि कॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं है, तो ये उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मानते नहीं मानते। मैं बहुत कॉम्पिटेंट मानता हूं। मैं उस इंसान को जो सज्जन है, जिसकी भाषा अच्छी है, जो देश को जोड़ने के निकालने की बात करता है, वो मसान घाट और कब्रिस्तान की बात नहीं करता, वो कपड़े से लोगों को नहीं पहचानता, वो कहता है ये मेरा भारतीय है, उसको सीने से लगाता है, इसलिए मेरे को मेरा नेता का अभिमान है। आप बताओ मुझे, चुन के क्यों दिया था? क्या इटली की महंगाई दिखाने के लिए दिया था? क्या इंग्लैंड की महंगाई दिखाने के लिए दिया था? इन्होंने बहुत अच्छा, तो भाई पहला इंटरव्यू इटली के अखबार को काहे दिए थे कुछ दिन पहले? काहे दिया इटली के अखबार को? मगर मजे की बात जानते क्या हो गया है? अब ना दादी का देश अच्छा लगता है ना नानी का देश अच्छा लगता है। अब जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी वो लाट साहबों का देश अच्छा लगने लगा है। ये समस्या हो गई है। कभी वंदे मातरम नहीं बोला, भारत माता की जय नहीं बोला, कभी झंडा नहीं फहराया, क्योंकि डर लगता था। ठीक है। अब मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की एक बाइट सुना रहा हूं, जिस बाइट में प्रधानमंत्री कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और वो संदेश दे रहे हैं विपक्षियों को। आइए सुनते हैं, सुनिए जरा व्यूअर्स, आप भी सुनिए ध्यान से। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। विपक्षी कहते हैं मर जा मोदी, शादाब चौहान, और देश कहता है मत जा मोदी। हमने यूपी में देखा हाल, सपा का क्या हाल हुआ, आपकी पार्टी का क्या हाल हुआ, हमने यूपी में देखा। हमने उत्तराखंड में देखा कांग्रेस का क्या हश्र हुआ। यूपी में मैं कांग्रेस का हश्र नहीं कह रहा क्योंकि वो तो कहीं बचा ही नहीं। उसके बाद हमने देखा पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या हुआ, हमने देखा बाकी राज्यों में क्या हाल हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि जितना मोदी को गाली दी जा रही है उतना कमल खिल रहा है? नहीं, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि कीचड़ और कमल का एक अजीब रिश्ता है और हमारा लक्ष्य है कि वो कीचड़ समाप्त हो। दूसरी बात, इंदिरा जी के दौर में भी लोग ये समझते थे, उनको भी ये अहंकार था, उन्होंने भी गलती की थी, उन्होंने ये गलती की थी, वो समझती थी कि मैं ही हमेशा प्रधानमंत्री रहूंगी। आज वही गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये कह रहे हैं कि आपको हमारी बात मानना पड़ेगा। इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि जो गौ माता मैं सम्मान करता हूं, वो इनके लिए यहां पे मम्मी है और नॉर्थ ईस्ट में जाके वो यम्मी है। ये कौन सी आइडियोलॉजी आप लाना चाहते हैं? दूसरी चीज ये कि जहां मुसलमानों को या सिखों क्रिश्चियंस को इस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, जो कैसे डिस्क्रिमिनेट किया है? मैं बता रहा हूं ना कि क्या कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, जो धर्म ग्रंथ, हम सबका सम्मान करते हैं। अब बताइए, बुलडोजर चल रहा है, अगर अतीक के गुर्गों पे बुलडोजर चल रहा है तो सीने पे सांप आपके क्यों लौट रहा है? बिल्कुल इसलिए लौट रहा है क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी और अंबेडकर जी के अतीक अहमद क्या स्वतंत्रता सेनानी है? माफिया है। अतीक अहमद, पूरी बात सुन लीजिए। अतीक अहमद माफिया है। सुन लीजिए, पूछ के देखो इन लोगों से जो माफियाओं के बीच में रहते हैं, अपने घर से बाहर निकलने में जिसको डर लगे। अतीक अहमद को 2004 में समाजवादी पार्टी ने पाला, उसके बाद बसपा ने पाला। और सुनो, बात सुननी पड़ेगी इसकी, कृष्णानंद राय की बेवा गली गली घूमती रही अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए, इंसाफ नहीं मिला। मुख्तार अंसारी के मामले, जुनैद की मां
पहलू खान की बीवी, ऐसे बहुत से मामले हैं और सबके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, अखलाक के कातिलों का महिमा मंडन करेंगे, अखलाक के कातिलों का महिमा मंडन करेंगे, नहीं, गलत बोला आपने, गलत बोला। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी अपराधी होता है। अखलाक के कातिल को किसी ने सांसद बनाया? अतीक अहमद को सांसद बनाया गया, मुख्तार अंसारी को सांसद बनाया गया, मंच पर जगह दी गई योगी जी की रैली में। दो फैक्ट रख देता हूं। अखलाक का जब विषय हुआ, एकदम बोल पड़ेंगे तो पहले इनकी बात कर दूं। पहलू खान में तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार आ गई, क्यों नहीं चार्जशीट कर दिया? अगर फैक्ट थे तो कर देना चाहिए था ना, कोर्ट में अब तक 5 साल में सजा करवा देनी चाहिए थी। अब दूसरी बात कहता हूं, अखलाक के जमाने में जब इतना हल्ला मचा, सपा की सरकार थी, जब केंद्र ने रिपोर्ट मांगी तो जो सपा की उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिपोर्ट दी, उसमें न बीफ का उल्लेख था, न लिंचिंग का उल्लेख था, न उनके मुस्लिम के नाते मर्डर का उल्लेख था। सरकार रिटर्न में कुछ और दे रही है, हल्ला कुछ और मचाते हैं। बिल्कुल मैंने फैक्ट बोला, जो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट अखलाक के तुरंत बाद अखिलेश जी की सरकार ने दी थी। लेकिन ये क्यों शफीकुर रहमान बर्क बोल रहे हैं? पगड़ी पहनाई गई थी, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को पगड़ी पहनाई नहीं पहनाई। और राहुल गांधी एक ही जैसी बात बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अक़लियतों को तकलीफ हो रही है। देखिए, अक़लियतों को तकलीफ नहीं, एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, 2014 से पहले यद्यपि अटल जी की भी सरकार उसमें शामिल, हमने कोशिश की, कुछ कर नहीं पाए। भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से जो ताकतें, मैं इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, पुनः मैं विनम्रता से कह रहा हूं, वाजपेयी साहब इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, नई जानकारी मिली। ये मैं नहीं कह रहा हूं। गजब गजब है, क्या बोल रहे हैं? मान गए सुधांशु जी बोला है, वाजपेयी साहब इस्लामिक राष्ट्र मैंने ये कहा कि उस जमाने में हम लोग प्रयास न कर नहीं कर पाए। मैं जो बोल रहा हूं भाई, आपने यही बोला है। अरे मैंने बोला अटल जी के जमाने में भी हम लोग चाह कर भी वो नहीं कर पाए, मैंने ये बोला भाई। आप समझ नहीं पा रहे, मैं आप समझ नहीं पा रहे, यही है जब आपकी बुद्धि पे वो लगा। आप बता नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं बता रहा हूं अच्छी तरह। मैं चुनौती से कहता हूं, एक गैर मुस्लिम राष्ट्र बताइए जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ होता हो, एक गैर मुस्लिम राज्य बताइए जहां वक्फ बोर्ड होता हो, एक गैर मुस्लिम राज्य जहां हज सब्सिडी मिलती हो, एक गैर मुस्लिम राज्य जहां ट्रिपल तलाक, हलाला और मेहरम होता हो, एक गैर मुस्लिम राज्य बताइए जहां सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में कन्फ्रंटेशन हो जाए तो संसद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलट दे और शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। ये केवल मुस्लिम देशों में होता था, इसलिए मैं कह रहा हूं आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। और मैं एक बात कह दूं, एक मिनट, हम अब इसको वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उस कारण से नहीं, वास्तविक सेकुलर राष्ट्र, अब वो जलवाए जलाल खत्म हो रहा है। इस बात का मलाल इनको हो रहा है, इस बात का मलाल हो रहा है कि अब वो जलवाए जलाल खत्म हो रहा है। हम ईमानदारी से इसको सेकुलर राष्ट्र, ठीक है, एक सेकंड, इसलिए अच्छा ये बताओ, ये अतीक के गुर्गों पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो समाजवादी पार्टी के सांसदों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ मिट्टी में मिले, माफिया मिट्टी में मिले, खुशी होनी चाहिए। ताली बजाइए आप। हम बता रहा हूँ आपको, पब्लिक बजा रही है ताली, सुन तो लीजिए, बजाओ ताली। माफियाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। हो गया, अब मैं बोल लूं। अरे भाई, सारा नाटक हो गया हो तो मैं अपनी बात कह लूं। अब मैं कह रहा हूं, सवाल ये है कि मैंने पहले ही बोला था, अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म को, बोलिएगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, पर वो बहुत देर बाद आप आए हो। नहीं, आप एक्शन में आने लगते हो कि जैसे मैं सच बोलने लगता हूं। आप टाइम पास करते हैं, सब कुछ करके आप अपनी बात बोलिए। मैं आपका 1 मिनट का टाइम है। बस मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं, प्रभु ये बता दीजिए, लखीमपुर में बुलडोजर क्यों नहीं किया था? कोई दिक्कत थी क्या? वहाँ 4 लोग रौंद दिए गए थे। नहीं, 4 लोग रौंद दिए गए थे, 4 लोग रौंद दिए गए थे, 4 लोग रौंद दिए गए थे। सुनिए, 4 लोग रौंद दिए गए थे, कोई दिक्कत थी क्या? 4 लोग लाठी से मार भी दिए गए। अच्छा, कमाल के कर रहे हो, ये है आप बात। मतलब भारतीय जनता पार्टी को पलट के नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। सवाल पूछ रहा हूं, जवाब है, देखिए कुछ नहीं, उस पे तो कार्रवाई हुई, और जिनको पीटा गया उनके लिए उन लोगों ने कहा इन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा सुन लो, अच्छा और आप उनके साथ दूसरा सुन लो, दूसरा सुन लो। अच्छा, ये शफीकुर रहमान बर्क क्यों रो रहे हैं? उसका जवाब आ रहा है, दूसरा जवाब सुन लो। उनके पिता से सवाल को क्यों उनका एंकर मैं हूं, एंकर सवाल है, मेरे सवाल का थोड़ी देर के लिए सुधांशु जी को मत देखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपके सांसद क्यों रो रहे हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम समाजवादी लोग हमेशा से अपराधियों के खिलाफ हैं। बुलडोजर आपको चलाना है, किसी अपराधी को खत्म करना है तो आप कीजिए, आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन आप अपराध खत्म कहां करते हैं? आप तो कहते हैं अपराधी सब छोड़ के चले गए, अपराधी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। फिर बम कौन चला रहा है, फिर गोली कौन चला रहा है? एक बात को रिपीट करिए, आपने बोला समाजवादी लोग अपराधियों के खिलाफ है।
हमेशा से हम अपराधियों को पनाही नहीं देते। एक सेकंड, ये बोला आपने सुना। अब एक सवाल मैं पूछूंगा, अगर ये जवाब, एक सेकंड, अब ये जवाब इनको देना पड़ेगा जवाब। देंगे, ठीक है। अब्बास अंसारी किस पार्टी से है विधायक? अभी शायद आपको अब्बास अंसारी। हाँ, तो आपको नहीं पता है। बताइए किस पार्टी से हैं? आप बताइए। इनके साथ है वो आजकल। अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद है। नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं है, यही तो गलत बात है। नहीं है, राजभर से, राजभर की पार्टी से है वो। लड़ाई किसके साथ थे? किसके साथ लड़ाई? मुख्तार अंसारी को और उसके भाई को किसने अपनी पार्टी में लिया? अच्छा, मैं किसने लिया अपनी पार्टी में? सवाल पूछ लूं जी, मैं पूछ लूं, जवाब दिलवाएंगे आप? ये बताइए, नहीं, टेनी किस पार्टी से सांसद हैं जिनको आपने गृह राज्य मंत्री बना रखा है? अपराधी तो फिर क्यों बना रखा आपने? इसके बेटे को माफिया का आरोप है। टेनी माफिया है। बात कर टेनी का माफिया है। टेनी पे क्या है आरोप? टेनी माफिया है। सुन लो, सुनिए भाई, अब सुनिए। अच्छा, उससे कोई अपराधी क्या बात कर रहे हैं आप? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे से अजय मिश्रा टेनी का बात कर रहे हो? जबरदस्ती मेरे पर लाद रहे हो कि मुख्तार अतीक अहमद ना भाजपा की, मैं दूसरे दलों की बात बता रहा हूं। ये नारा किसने दिया था? चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। ये सपा के लिए नहीं था क्या? ये मायावती ने दिया था, हमने नहीं दिया। अजीत सिंह जी का, स्वर्गीय अजीत सिंह जी का बयान है, जिस गाड़ी पे लगा हो सपा का झंडा, समझ लीजिए उसमें बैठा है कोई गुंडा। तो ना भाजपा की ना सपा की, मैंने तो न्यूट्रल लोगों कह रहे हैं अपराधियों से दूर रहते हैं। नहीं, मैंने बता दिया न्यूट्रल लोग। बुआ जी का बयान है। और इतना ही नहीं है, उन्होंने बाकायदा कोर्ट में हलफनामा दिया था 95 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड में कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। ये मायावती जी का बाकायदा कोर्ट में रिकॉर्डेड बयान है। और मैं बता दूं, दूरदर्शन के आर्काइव में जाके चेक कर लीजिएगा, अक्टूबर 96 में यूपी विधानसभा के चुनाव परिणाम आने से पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष थे रामचरण दास और मायावती जी के बीच में बहस में जानते क्या हुआ? मायावती जी ने कहा, मतलब मुलायम सिंह जी के लिए गुंडा शब्द का प्रयोग किया, तो फिर रामचरण दास जी ने उनके लिए गुंडी शब्द का प्रयोग किया। और ये दूरदर्शन के आर्काइव में अक्टूबर 96 क्या है? कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा गुंडे किस पार्टी में हैं? अच्छा, एक बात बताइए, ये बुलडोजर एक डराने की चीज बन गया है। जिनके ऊपर बुलडोजर चलने, ये डिबेट का पहले पहली बार बोल रहा है, बताओ अब बोल कौन रहा है? ऐसे सवाल ऐसे जैसे क्या करेंगे आप? होती है, अरे आप बोलने नहीं दोगे तो कहीं से तो बोलेंगे। आप सबसे बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूँ ऑडियंस है और आप उनके मुंह फेस के आगे। अरे मैं पूछ रहा हूँ भाई, क्या दिक्कत है? देखिए, मर्यादा बना के चर्चा करें। जी सर, अब उनको बोलने दीजिए। क्वेश्चन है, दिल्ली में मौलवियों को तनख्वाह मिलती है, पुजारियों को क्यों नहीं मिलती? इस बात का कोई आंसर दे सकते हैं? ये सवाल है। और देखिए, वरिष्ठ आदमी है, एक वरिष्ठ आदमी है, एक अपना पॉइंट रख रहे हैं। और आप, मेरा मानना है कि चर्चा का एक स्तर हम बनाए। अभी कुछ देर पहले जो बिहेवियर हो रहा था, मुझे नहीं लगता वो लेजिटिमेट है। हम अपनी बात कर रहे हैं, अब अपनी बात करिए, सब पार्टी अपनी बात कर रही है। नहीं, सर ने जो बात की बड़ी रेस्पेक्ट से कहूंगा। सर, उनको जो सैलरी मिलती है वो वक्फ बोर्ड के जरिए मिलती है। और वक्फ बोर्ड क्या होता है कि मुसलमान ने, किसी भी व्यक्ति ने अपने धर्म की सेवा के लिए कोई प्रॉपर्टी दान कर दी, सरकार से नहीं लिया, उसी प्रॉपर्टी से किराया आता है, उसी से दिया जाता है। दूसरी चीज, और हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म में ट्रस्ट होते हैं। राम मंदिर का जो वो है, राम मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो वहां का डीएम है। अरे भाई, ये बताइए, आज पता है आपको सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। ये मुसलमानों ने सेवा के लिए दे दिया। 2014 में सुनिए, आप भी दीजिए, आप भी दान करिए। क्या समस्या है? अपने टाइम पे बोलिए, अपने टाइम पे बोलिए, वो बीच में नहीं बोलते। 2014 के चुनाव से जस्ट पहले मार्च 2014 में केंद्र सरकार ने जाने से पहले यूपी की सरकार ने 120 प्राइम प्रॉपर्टीज दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दे दी। ये बुलडोजर को एक संकेत बना दिया गया है कि बुलडोजर एक कौम के खिलाफ है। लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद भी यही बात कह रहे हैं, शदाब चौहान भी यही बात कह रहे हैं। देखिए अमीश जी, जब टाडा को रिपील करने की बात की गई थी तो कांग्रेस पार्टी और जितने अपोजिशन पार्टी थे सब वही कहते थे कि सिर्फ मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी सरकार में 2004 में आ गई, उसके बावजूद भी जो जेल जाने वाले थे आतंकवादियों के नाम पे, वो कौन थे? वो सारे मुस्लिम ही थे। 85% जो जेल में बंद हुए आतंकवादी गतिविधियों में, वो सारे मुस्लिम थे। और बुलडोजर की मैं इसलिए इसकी तारीफ करूंगा कि एक कहावत है, संस्कृत की एक सुभाषित है, सठम साठ्यम समाचरेत। दुष्ट को उसकी दुष्टता उसका दंड देना ही आवश्यक है। आप अतीक अहमद जैसे गुंडे
और इस प्रकार के हत्यारे के साथ आप कानूनी रास्ता, जो सामान्य कानून की प्रक्रिया है, उसको अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं। अतीक अहमद कौन है? अतीक अहमद, उसका इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। कौन है मुख्तार अंसारी, उसका इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। कौन है नाहिद हसन, उसका इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। कौन है भूमाफिया आजम खान, उसका इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। एक समय यह होता था उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन वेस्टर्न यूपी का मुख्यमंत्री आजम खान होता था। और यह बात मैं नहीं कह रहा, आप किताबों में पढ़ लीजिए, आप अखबारों में पढ़ लीजिए, यह लिखा जाता था। लेकिन उस माफिया राज को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही, इसीलिए बीजेपी 2022 में वापस लौट के आई है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में किन किन चीजों के नाम और धाक सुनाई पड़ती थी। अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। मैं ईस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूं, लखनऊ के उधर। आज कितना बड़ा परिवर्तन आ गया कि गोरखपुर के पास फर्टिलाइजर की फैक्ट्री, कुशीनगर में एयरपोर्ट, अयोध्या का बढ़ता हुआ मंदिर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब कहीं वो सब सुनाई पड़ते हैं नाम? इतना बड़ा बदलाव आया है। उस बदलाव के आने का दर्द है लोगों को, क्योंकि जिन लोगों ने डर और दहशत के नाम के ऊपर राजनीति की थी, अब उन्हें लग रहा है कि अब जो वातावरण बदला है योगी जी के आने के बाद और केंद्र में मोदी जी के रहने के बाद, तो उसके बाद उन लोगों के बात का दर्द हो रहा है। अन्यथा बताइए, आज की डेट में आपसे पूछा जाए यूपी में, जैसे ये कहते हैं, उस जमाने में खूब लोगों को अब्बास अंसारी ने कहा पिछले चुनाव प्रचार में, कहा कि एक बार शासन आने दीजिए सपाइयों का और हमारा शासन आने दीजिए, हम बदल के रख देंगे। ये जो अफसर है, ये जो पुलिस वाले हैं, ये आगे पीछे घूमेंगे। अभी यूपी के चुनाव की बात है। अभी विधानसभा के अंदर योगी जी ने कहा कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश जी उनसे बहस करने लगे। यूपी के चुनाव दौरान अखिलेश जी की वो बाइट याद करिए, रैली में क्या बोले, ए पुलिस, ए पुलिस। तो आप सोचिए, जिन लोगों की मानसिकता ये, अगर सर्वोच्च नेता ए पुलिस बोल रहा है तो नीचे वाला नेता क्या करता होगा, ये सहज अनुमान लगाया जाए। ओके, अब्बास अंसारी तो आपकी सरकार आने के बाद पुलिस भाई, को ठासने की बात कर रहे तो हैं। यार उधर से ही चले आते हो चिल्लाते हुए, बोलने तो दोगे कि नहीं यार? कमाल है भाई, ये तो कुछ तो थोड़ा सा हो। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता, अरे यार बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, प्रवक्ता जी ने लंबी लंबी बातें बताई। बस मैं इनको एक ही चैलेंज करता हूं, हम सबके भले की बात है, आप 100 टॉप 10 जो माफिया हैं उनकी लिस्ट जारी कर दो, सबके खिलाफ कार्रवाई कर दो। ये रोज रोज का झंझट ही खत्म करो। आप कब 100 नहीं, आप बताओ कब जारी करोगे, कब जारी करोगे? खत्म। अरे अब आप कार्रवाई करो, गए जो है उनका निपटा जा रहा है। मतलब आप नहीं अब करोगे, जमाना कुछ इसके नहीं है, मतलब इसीलिए माफिया की लिस्ट आप जारी नहीं करो। क्यों नहीं करेंगे पता है इनको? क्योंकि इनको डर लगता है कहीं अपने ना आ जाए उसमें, तो इसलिए काहे जारी करेंगे। हम आपसे कह रहे हैं जारी कर दो, आप रोज रोज का झंझट खत्म करो। अरे अपने चले गए हैं, इस बात का दर्द हो रहा है। जबरदस्ती जो लोग जो कहते हैं कि बुलडोजर जो है और एनकाउंटर जो है वो एक ही कौम के साथ हो रहा है, लेकिन विकास दुबे किस कौम का था जिसका एनकाउंटर हुआ, जिसका फेमस गाड़ी पलटने वाला कांड हुआ। और अब तो सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट सकती है, तो घबराइएगा मत। अरे मैं क्यों घबराऊंगा भाई? फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन आज की जो चर्चा थी, जी आखिरी बिल्कुल 5 सेकंड याद दिलाना चाहता हूं, अभी ये मुख्तार अंसारी जी जो थे, जी बोल रहा हूं, क्यों जानते हैं? वो कहां पे जाके जेल में सरेंडर किए थे? पंजाब में। ठीक है, क्यों? और कहते तबीयत नासाज है। यानी आप ये समझिए कि कांग्रेस और विपक्षी दलों में, सपा में कैसा वो है कि जो यहाँ माफिया है वो वहां पर कांग्रेस पार्टी के, सुनिए, कमाल है यार, सपा कांग्रेस ये क्या है? पूर्ण सानिध्य में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। चलिए सुनिए, स्नेहपूर्ण सानिध्य में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, और जैसे ही यूपी आते हैं उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। यही तो समस्या है। ठीक है, लेकिन देखिए, मैं तो पठान फिल्म का एक डायलॉग बोलूंगा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। और मौसम इसलिए बिगड़ने वाला है क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, इसलिए सब नेता मौसम बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सेकुलरिज्म की बात हुई तो मुझे एक बात याद आ गई। शरद राव पवार, सबसे बड़े सेकुलर नेता, सबसे वरिष्ठ सेकुलर नेता इस देश के, उन्होंने बोला कि जब बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुए तो मैंने झूठ बोला, हिंदू इलाकों में भी हो गए हैं, कुछ हिंदू लड़कों ने भी बम ब्लास्ट करे हैं, क्योंकि मुझे सांप्रदायिक सौहार्द बनाना के लिए यह कहना पड़ा।
सोचिए, इस देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा यह है जिसमें एक मुख्यमंत्री ने खुला झूठ बोला और कहा कि हां मैंने ये झूठ बोल दिया था क्योंकि मुझे उस समय माहौल को संभालना था। सोचिए सेकुलरिज्म के सूरमा किस हद तक गए हुए हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।